लाइव चलते हैं सीधे महाराष्ट्र में और वहीं की जनता से पूछ लेते हैं कि आखिर वो क्या कह रही है। महाराष्ट्र में भाषा पर संग्राम जारी है। सिवड़ी में मुंबई से सुधाकर कश्यप मेरे संवाददाता सीधे वहीं पर मौजूद हैं, जो लोगों से बताएंगे पूछ के कि आखिर क्या हाल है। सुधाकर, क्या कहते हैं लोग? हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या उनका कहना है। मेरे साथ ये सब लोग हैं और मनोज जी है। हम मनोज जी से जानते हैं कि उनको क्या लगता है। मनोज जी, ये जो मराठी का मुद्दा है और जो स्थानिक लोगों को जो 80% नौकरी में आरक्षण देने की बात हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, स्थानिक लोगों को 80% का आरक्षण मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्थानिक लोगों का ये मापदंड क्या है? आप किसे स्थानिक से पकड़ेंगे? क्योंकि देखिए, ये देश तो पूरा जो संविधान से चलता है। अगर मैं उत्तर भारत से, हमारे पिताजी आए थे 1941 में, अगर उसके बाद मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं से मेरी शिक्षा हुई है, यहीं मैं पला बढ़ा हूँ, सब कुछ मेरा यही हुआ है, आज मेरे पास डोमिसाइल भी है, तो मेरे जैसे जो लोग हैं उनको भी उस 80% कैटेगरी में लेना चाहिए। क्योंकि अगर 80% स्थानिकों को मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है और हर जगह पे ऐसा रूल होना चाहिए। स्थानिक लोगों को पहला प्राधान्य देना चाहिए, लेकिन उस स्थानिक का मापदंड क्या है, इसके ऊपर स्पष्टता होनी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है स्थानिक का क्या मापदंड होना? देखिए, स्थानिक का मापदंड ये होना चाहिए कि यदि अपने को 80% दे रहे हैं स्थानिक को, तो स्थानिक हम लोग भी हैं। हमारी भी पीढ़ियाँ 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर बोलना चाहता हूँ कि दान का पान कुछ नहीं होने वाला। आरक्षण लेके कोई डॉक्टर बना, वो असली डॉक्टर नहीं बना। आरक्षण लेके आईएएस बना, वो असली आईएएस नहीं बना है। आज तक आप देख रहे हैं इतने क्राइम क्यों होता है? क्योंकि आरक्षण से लोग बने हुए हैं। बिना आरक्षण का रखो, देखो जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, आप पढ़ोगे, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे तो आरक्षण का जरूरत नहीं है, आरक्षण की मांग ही नहीं है। ये आरक्षण का मांग केवल चुनावी मुद्दा बना के कि अब चलो मारामारी हो गया, अभी चलो आरक्षण से लोगों को खुश करे, और कुछ नहीं। मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। एडवोकेट साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, मेरा तो ये मानना है कि ये जो 80% का जो मुद्दा है, ठीक है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे अदर स्टेट से आए हैं, उत्तर भारतीय आए हैं या गुजरात से आए हैं या साउथ से आए हैं, बिहार से आए हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? जो यहाँ पे जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ रह चुकी है, उनके बारे में ये 80% का जो है आरक्षण क्या कहता है? और मेरे हिसाब से तो आरक्षण आना ही नहीं चाहिए। जो इकोनॉमिकली जो वीक है उनके ऊपर वो आरक्षण लागू करो, वो बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर ये करिए। अदरवाइज ये मैं इसके खिलाफ हूँ, आरक्षण के टोटली मैं खिलाफ हूँ, इसके विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ऐसा मराठी लोगों को नहीं, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अदर स्टेट से जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है? उस 80% में क्या जो मुंबई में जिनका बर्थ हुआ है, जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ हुई, जिनके बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर यहाँ पे हम रह रहे, तो हमारे लिए उसमें क्या प्रावधान रखा गया है, उस बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से उनकी मांग है कि हम भी पिछले 50-60 साल से मुंबई में रहते, महाराष्ट्र में रहते, तो हमें भी उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जो 80% आरक्षण जो मराठी लोगों को देने की जो मांग हो रही है, उसमें हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी मांग ये उत्तर भारतीय लोगों की है। मनोज सर जाकर, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन लगाई गई थी, वहां से निराशा हाथ लगी। लोगों का ये कहना है, ज़्यादातर जो विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनका ये कहना है कि हम तो विपक्ष में हैं और लॉ एंड ऑर्डर बनाना, सरकार को बेहतर तरीके से चलाना, मुंबई को शांत बनाए रखना, ये तो सरकार का काम है। सरकार इस मामले में उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सुधाकर जी, आवाज आ रही है? हेलो सुधाकर जी, मेरी आवाज आ रही है? मुखातिब हैं आप? हाँ, आ रही आवाज आ रही, अभी आ रही। मैं ये कह रहा हूं, तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार से कह रही हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार का काम है। ये जो मनसे के गुंडे हैं, सरकार इनका सही इलाज क्यों नहीं कर रही है? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मैं जानता हूँ इनसे, हमारे साथ जो लोग हैं उनसे जानता हूँ। हाँ, जान लो जरा। जयप्रकाश जी, आप ये बताइए कि सरकार इनके ऊपर ये जो मारपीट का इंसिडेंट होते रहता है, तो इन पर सरकार क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करती रहती?
देखिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। सब जो मुद्दा है उसके ऊपर सरकार किस लिए चुन के आती है, सरकार बनी किस लिए, इसके लिए बनी ना कि मतलब कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करे, बहुत दुखद घटना है कि जो सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चुन के आई है तो दोनों लोगों ने, सब लोगों ने वोट दिया है। महाराष्ट्र ने भी दिया है, साउथ इंडियन ने दिया, उत्तर भारतीय मुस्लिम सब लोगों ने दिया। तो जो जिसकी मांग है, जो जिसके ऊपर हो रहा है, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये सब मुद्दा गलत लेके भटका मतलब मैटर इधर भागो उधर भागो, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। हम लोग को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। सरकार को तो कार्रवाई करना चाहिए। जो गलत कर रहा है मैं करूं, मुझे उसका मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए, दूसरा कर रहा है उसको मिलना चाहिए। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। गलत हो रहा है जो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आगे आपको क्या लगता है सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, इसके पीछे उनका भी कोई राजनीतिक लाभ होगा। उनको भी राजनीति खेलना है मेरे ख्याल से। क्योंकि जहाँ तक उत्तर भारतीयों का और मराठी भाषियों का सवाल है, क्योंकि सरकार तो हमेशा जो आज स्टेट गवर्नमेंट जो बैठी है, उन्हें अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना हित क्या है उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक सर, आप क्या बताएंगे सरकार क्यों कार्रवाई नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है कि कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, ऐसा मैं पूरी तरह इसको ये करता हूँ। क्योंकि सरकार कार्रवाई कर रही है। और अभी जो अपने पनवेल या यहाँ पे जो हुआ है बीच में जो इंसिडेंट, जो होटल वगैरह सबको तोड़ा गया है, उसमें से कुछ 10 से 11 लोग को अरेस्ट किया गया है, ऐसा नहीं है। और कुछ 50 से 60 लोगों के जो जिनका नाम का ये नहीं है उसके खिलाफ भी किया गया है, ऐसा नहीं है। सरकार एक्शन ले रही है, बट थोड़ा सोच के, क्योंकि क्या है ना, ये पॉलिटिकल मुद्दा इसको बना दिया है। ये इलेक्शन जो नज़दीक आ गया ना कॉर्पोरेशन का, उसको मुद्दा बनाया गया है। इसलिए ज़रा सरकार भी थोड़ा सोच के मतलब ये कर रही है, बट सरकार कार्रवाई कर रही है। तो जी सरकार कार्रवाई कर रही है ऐसा इनका कहना है कि लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि सरकार भी मिली भगत हो सकती है, ऐसा इनका मुद्दा है। मनोज जी, एक चीज़ और बताइए सुधाकर जी, ये जो तमाम सारी परिस्थितियों के बीच अब सरकार के बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों चुप है, शरद पवार क्यों चुप हैं, जो महाविकास अघाड़ी है उसके जितने भी गठबंधन के साथी हैं वो क्यों चुप बैठे हुए हैं। उनको भी तो बोलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए कि भाई उद्धव ठाकरे को समझाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे तुम भी समझो और राज ठाकरे को भी समझाओ कि उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। क्योंकि कांग्रेस को तो अभी बिहार में भी चुनाव लड़ने जाना है, वहां पर भी वोट मांगने हैं। हम हमारे साथ में लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनका ये जो मुद्दा है, इसमें जो दूसरी विरोधी पार्टी है वो कुछ नहीं बोलती है। वो क्यों, वो ऐसा क्यों? देखिए, दूसरी विरोधी पार्टियां भी मेरे ख्याल से अपना देखिए, ये राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। सब लोग इस चीज़ को अपने अपने तरीके से भुनाना चाहते हैं। कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विरोध में है। तो सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं और वो ले भी रही हैं। और ये ऐसा हमेशा होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे कि आज हर किसी को जो एक संविधान बना है, हर एक को कहीं को किसी को भी जाके कमाने का एक हक है। लेकिन अगर ये 80% की मांग जो है वो हो रही है तो मैं इससे जायज़ समझता हूँ। जी, आप क्या बोलेंगे? शरद पवार कुछ नहीं बोल रहे तो देखिए, कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने जो राजनीति पैदा की उस राजनीति को सब लोग धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो जो पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का और नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब पार्टी उसको फॉलो कर रही है। राजनीति में कुर्सी लेने के लिए वो मारा जा रहा है, वो पीटा जा रहा है, उधर राजनीति हो, लेकिन भाषा की राजनीति हो रही है। कोई पार्टी हो लिया, कांग्रेस तो बोलेगी नहीं। कांग्रेस तो बीजेपी सरकार जब तक रहेगी तब तक वो विपक्ष में रहेगी। अभी है ना कि एक अभी आजकल ट्रेंड चल गया कि ट्रम्प ने जब मोदी जी के साथ थे तब कांग्रेस उसके विपक्ष में थी, और जब मोदी जी को ट्रम्प ने छोड़ा तो कांग्रेस उसके साथ हो गई। तो कांग्रेस का क्या करना है? कांग्रेस तो विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस को देश को बेचना है और कुछ नहीं करना है। कांग्रेस बेचने के लिए बैठी है, आज मिले पूरे देश को बेचेगी। ये तो बहुत भाग्यशाली है हिंदुस्तान के लोग हैं जो मोदी जी ऐसे लोग आए, जो मोदी जी आके संभाल लिए हैं। नहीं तो इंडिया भारत बिक गया होता। ये 100% है। आपको क्या लगता है ये मामले बारे में राज ठाकरे के खिलाफ कोई पार्टी बात नहीं कर रही, ना शरद पवार बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं? देखो, इसका सिंपल एक रीजन है कि ये जो बीएमसी का चुनाव आ रहा है, इसके पहले आपने सुना क्या है? अभी असेंबली का या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, उसमें कहीं आपने जातिवाद का देखा था, हिंदू मराठी का ऐसा कुछ सुना था? नहीं, क्योंकि ये लोकल जो इलेक्शन आया बीएमसी का, ये बीएमसी जो है बहुत बड़ी मतलब मुंबई का जो एक ये है आर्थिक ये है बजट है, इसकी वजह से ये खाली मराठी और हिंदू का ये मुद्दा उठाया गया है, और बाकी ये कुछ है नहीं। ये आप जैसे इलेक्शन खत्म होगा ना, वैसे आप देखेंगे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा।
और जहाँ तक पार्टियाँ नहीं बोल रही हैं, देखिए बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियाँ हैं सब बीजेपी के अगेंस्ट में हैं। तो वो अगर उसके खिलाफ उनके बोलते हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर उनके खिलाफ जाते हैं तो शिवसेना कांग्रेस का ये हो जाएगा, शिवसेना एनसीपी का हो जाएगा, उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना है उसमें क्यों उनके खिलाफ क्यों नहीं जा सकते? क्यों कि राज ठाकरे जी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये मुद्दा यही समय है कि भैया चुप रहो और देखो, रोटी अपना सेको, बीएमसी इलेक्शन जो आ रहा है उसका फ़ायदा उठाओ सभी लोग, बस यही खाली एक मुद्दा है। यही मुद्दा है कि जो महाविकास आघाड़ी का मुद्दा है, राज ठाकरे पर कुछ अभी कुछ बात की तो राज ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे से संबंधित है और उद्धव ठाकरे जो है महाविकास आघाड़ी से संबंधित है। तो ये जो मुद्दा है इसी के लिए बाकी जो पार्टी जो कुछ बोल रहे नहीं है, ऐसा इनका कहना है। कुछ बोल रहे नहीं है ऐसा इनका कहना है। लेकिन सुधाकर एक बात बताएं कि अब तक ऐसी कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं इन मामलों को लेकर, और जिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं वो सलाखों के पीछे हैं या बाहर है, मारपीट कर रहे हैं? जो इंसिडेंट हुई उसी बारे में एफआईआर रजिस्टर हुई, लेकिन ये जो मामला जो है मारपीट का मामला है, चाटा मारने का जो मामला है, ये गाली गलौज करने का मामला है, ये जो है ये कॉग्निजेबल में नहीं आता है, नॉन कॉग्निजेबल में आता है। तो इसी के मुद्दे पर जो है उनको पर इमीडिएट उनको टेबल जमानत मिल जाती है। तो ये सब आरोपी जो है बाहर है, कोई अंदर नहीं है, जेल में कोई नहीं है। सब आरोपी जो है मतलब वो मीरा रोड का आरोपी हो, पनवेल के आरोपी हो, थाना के आरोपी हो, कहीं पर जो भी इंसिडेंट हुए पिछले कुछ दिनों में 7-8 इंसिडेंट हुई है, सभी आरोपी जो है अभी बाहर है, कोई भी जेल में नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये छोटी सी चाटा मारने की घटना का मामला है, गाली गलौज की घटना का मामला है, तो थाने से ही इनको ज़मानत मिल जाती है और ये फिर निकल जाते हैं अपने अगले टास्क की ओर और फिर कान के नीचे फिर बजा देते हैं। लेकिन ये देश की एकता और अखंडता को खराब कर रहे हैं, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं। ऐसे तमाम मामलों के ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए, रसूका लगाया जाना चाहिए और इन्हें जिला बदर किया जाना चाहिए। ये कार्रवाई होगी, उसके बाद हो सकता है कि इस तरह की घटना रुकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुधाकर आपका, और आपके साथ जितने भी लोग हैं जिन्होंने विस्तार से इंडिया न्यूज़ पर अपनी बात को रखा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।